वैज्ञानिक पद्धति के जहाँ तक प्रथम भाग में हमने विज्ञान के बारे में देखा, विज्ञान के बारे में समझा कि विज्ञान क्या है। जब हम विज्ञान हमारे दिमाग में क्लियर हो गया तो अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के बाद अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहा जाता है, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन का प्रयोग करता है, प्रश्नावली का प्रयोग करता है, अनुसूची का प्रयोग करता है या अन्य किसी प्रविधि की सहायता से तथ्यों को संकलित करता है, एकत्र करता है, उनका वर्गीकरण करता है, सारणीकरण करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है और अंत में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता में और वृद्धि होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में जहाँ तक हम इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषा है तो इसमें एक समाजशास्त्री हैं, नाम है उनका लुंडबर्ग। वे वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। कहने का तात्पर्य ये है, लुंडबर्ग ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, यानी व्यवस्थित अवलोकन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तथ्यों का एक वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से उनको एकत्र किया है, उनको संकलित किया है, फिर उसके बाद में उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया है और विश्लेषण के बाद में उनकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार की यदि कोई पद्धति है तो हम उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की एक और परिभाषा यदि हम देखें तो वो समाजशास्त्री हैं वुल्फ, और वुल्फ अपने विचारों में वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषा देते हैं वह किस इस प्रकार है। उनका कहना है कि कोई भी अनुसंधान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ हो अथवा उसका विस्तार किया जा रहा हो, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अब यहाँ वुल्फ एक नई बात बताते हैं। उनका कहना है कि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ हो। यहाँ विज्ञान के निर्माण से तात्पर्य यह है कि वह पद्धति, वह अध्ययन करने का तरीका, वह अध्ययन करने का उपागम जिसमें विज्ञान का प्रयोग किया गया है। और यहाँ विज्ञान के प्रयोग से तात्पर्य वही है कि जहाँ अध्ययन में क्रमबद्धता है, व्यवस्थितता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ विज्ञान का प्रयोग हुआ है। और जहाँ विज्ञान का प्रयोग हुआ है तो वहाँ वुल्फ कहते हैं कि जहाँ विज्ञान का निर्माण हुआ हो, यानी उसका प्रयोग हुआ हो अथवा उसका विस्तार किया जा रहा हो, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। आगे वो ये और बताना चाहते हैं कि विज्ञान का प्रयोग तो हुआ ही है और इसके साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वह तथ्यों को एकत्र करेगा, वर्गीकरण विश्लेषण करेगा, एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा और जब नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा तो वहाँ विज्ञान का विस्तार और ज़्यादा होगा। एक परिभाषा के रूप में हम देखते हैं अपने वैज्ञानिक पद्धति की एक परिभाषा, एक डिक्शनरी है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। उसमें वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा जो दी है वो है, उसमें लिखा है कि अनुसंधान की कोई भी पद्धति जिसके द्वारा वैज्ञानिक एवं एक निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। यानी वह यह कहना चाहते हैं कि अनुसंधान की ऐसी कोई भी पद्धति जिसके द्वारा वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया है, वह वैज्ञानिक पद्धति है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण जो बात आई है वो है निष्पक्ष। निष्पक्ष से यहाँ तात्पर्य ये है कि अनुसंधानकर्ता ने या एक वैज्ञानिक ने जो तथ्यों को इकट्ठा किया है वह पूर्वाग्रहों से रहित होकर तथ्यों को इकट्ठा किया है। क्योंकि जहाँ अनुसंधानकर्ता के दिमाग में पूर्वाग्रह होंगे तो पूर्वाग्रह होने के कारण वह न तो निष्पक्ष तथ्यों को इकट्ठा कर सकता है, जब निष्पक्ष तथ्यों को इकट्ठा नहीं करेगा तो उन तथ्यों के माध्यम से जो वो निष्कर्ष निकालेगा तो वो निष्कर्ष भी कैसा निष्पक्ष नहीं होगा और अनुसंधान की दृष्टि से उसका जो परिणाम होगा वह 0 माना जाएगा। क्यों कैसा माना जाता है कि निष्पक्षता अनुसंधान की आत्मा है, क्योंकि जहाँ निष्पक्षता नहीं रहती वहाँ अनुसंधान हमारा मर जाता है। क्योंकि जहाँ निष्पक्षता नहीं होगी वहाँ निष्पक्ष तथ्य नहीं होंगे और जहाँ निष्पक्ष तथ्य नहीं होंगे वहाँ हमारा जो निष्कर्ष होगा वह भी सटीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। और जहाँ सटीक हमारा निष्कर्ष नहीं होगा, सही निष्कर्ष नहीं होगा तो वहाँ अनुसंधान मरे हुए के समान है, यानी किया हुआ और न किया हुआ वो बराबर हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक पद्धति की कुछ परिभाषा हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, कार्य कारण संबंधों पर आधारित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, तार्किक और आनुभविक प्रणाली है जो सामान्यीकरण, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यानी वैज्ञानिक पद्धति एक वह पद्धति है जिसके माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान का कार्य करता है, कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, किसी समस्या के कार्य कारण संबंधों को खोजने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष होकर व्यवस्थित तरीके से तथ्यों को एकत्र करेगा। एकत्र करने के बाद में परीक्षण विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद में वह एक निष्कर्ष पर पहुँचेगा और उस निष्कर्ष के आधार पर वह यानी भविष्यवाणी करने की उसमें एक हम ये कह सकते हैं कि क्षमता प्राप्त होगी। वह भविष्य के बारे में कुछ अनुमान, सटीक अनुमान लगा सकता है, सटीक अनुमान व्यक्त कर सकता है कि परिस्थितियां सामान्य रहने पर यानी अमुक परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है। वैज्ञानिक पद्धति की जहाँ तक विशेषताओं की जब बात आती है तो वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषता हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का आधार। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अनुसंधान करता है या कोई भी वैज्ञानिक कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है, कोई भी सिद्धांत का निर्माण करता है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उसका जो आधार है वह वैज्ञानिक पद्धति है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के आधार से ही वह उसने जो तथ्यों को इकट्ठा किया है वह तथ्य निष्पक्ष होकर उसने तथ्यों को इकट्ठा किया, अवलोकन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण करने के बाद में उनका सारणीयन किया और सारणीयन करने के बाद में उसने कोई निष्कर्ष निकाला या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि उसका जो ज्ञान का आधार है वह वैज्ञानिक पद्धति है। यदि वहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो न तो निष्कर्ष सही रहता, न वो सिद्धांत का प्रतिपादन होता और न ही यानी विज्ञान का विस्तार होता। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है वह ज्ञान का आधार के रूप में काम करती है। दूसरी विशेषता इसकी अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि इस पद्धति के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है तो वो तथ्यों का जो संकलन करता है, तथ्यों को जो एकत्र करता है वह अवलोकन के माध्यम से करता है। अवलोकन के यहाँ तात्पर्य है वह घटना के पास जाता है, समस्या के पास पहुँचता है, वहाँ आँखों से देखता है, कानों से सुनता है
और उसके बाद में वह तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को एकत्र करता है और अपनी आंखों देखे तथ्यों को जब वह एकत्र करता है तो उन तथ्यों के माध्यम से जब वह किसी वो निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसका निष्कर्ष जो होता है सटीक होता है और उस सटीक निष्कर्ष के आधार पर आगे सिद्धांतों की, यानी हम इसे कहते हैं कि सिद्धांतों की वहाँ स्थापना करना संभव होता है। वैज्ञानिक पद्धति की तीसरी विशेषता तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। अनुसंधानकर्ता ने अवलोकन के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा कर लिया, एकत्र कर लिया। अब आगे इसका काम जो होता है वह तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना, यानी तथ्यों का हमारे सामने एक ढेर लगा हुआ है, उस ढेर में से तथ्यों को यानी समानता के आधार पर हम उसको विभिन्न वर्गों में बांट लेते हैं। जो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, तथ्यों को हम एकत्र करके लेके आए हैं, तथ्यों का हमारा संकलन है, उस तथ्यों में से हम क्या करेंगे यानी समानता के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद में हम उनका फिर विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, विवेचन करेंगे और उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति की ये भी एक विशेषता है कि तथ्यों के अवलोकन के माध्यम से संकलन करने के बाद में उन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर अनुसंधानकर्ता पहुंचता है। इसकी अगली जो विशेषता है वह है तथ्यों के आधार पर कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना। वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत जो तथ्यों के आधार पर यानी जो निष्कर्ष निकाले हैं वह घटना के कार्य कारण संबंधों को व्यक्त करता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है कि समाज में कोई भी घटना जो घटित हुई है उस घटना के पीछे कौन से कारण हैं, यानी घटना और कारण इनके बीच में संबंध क्या है उसकी विवेचना करता है। जैसा कि हम जानते हैं विज्ञान में भी हमने देखा, विज्ञान की भी विशेषता थी कि विज्ञान कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। प्रकृति की अमुक घटना किन कारणों के माध्यम से घटित हो रही है, उसी प्रकार से एक समाजशास्त्री भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, उसकी विवेचना करता है, उसका पता लगाता है। आगे विशेषता जैसे हम इसमें देखें तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि इसमें क्या है का अध्ययन होता है, क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जब एक अनुसंधानकर्ता तथ्यों को इकट्ठा करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका उल्लेख नहीं किया जाता। वह वास्तविक तथ्यों का अवलोकन करेगा, वास्तविक तथ्यों का संकलन करेगा, संकलन करने के बाद में वर्गीकरण करेगा, विश्लेषण करेगा और उसके सामने जो निष्कर्ष सामने आ रहा है उसका वो उल्लेख करता है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन शब्दों की यहाँ कोई जगह नहीं होती। आदर्शवादी शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी समाज विशेष में बहुपति प्रथा प्रचलित है तो वह बहुपति प्रथा प्रचलित है क्यों है, उसके क्या कारण हैं, ये तो जानने का प्रयास करेगा। लेकिन बहुपति प्रथा अच्छी है बुरी है इसके बारे में एक समाजशास्त्री है वो मौन रहेगा, इसके बारे में वह नहीं बताएगा कि बहुपति प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वह सिर्फ ये बताएगा कि बहुपति प्रथा क्या है, क्यों है और कैसे है। यानी कहने का तात्पर्य वह बहुपति प्रथा के पीछे जो छिपे हुए कारण हैं उनको ढूंढने का प्रयास करता है। इसके साथ ही एक अगली विशेषता इसकी कि सिद्धांतों की स्थापना करना। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता जो होता है, एक किसी विषय का अनुसंधान करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, तथ्यों का संकलन करता है, वर्गीकरण विश्लेषण करता है और उसके बाद में एक निष्कर्ष निकालता है और वे निष्कर्ष जो होते हैं कभी सिद्धांतों की उसे स्थापना होती है। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांतों की जो स्थापना की है, सिद्धांतों का जो निर्माण किया है, वह इसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए तथ्यों को संकलित किया। तथ्यों को संकलित करने के बाद में उनका वर्गीकरण विश्लेषण किया, वर्गीकरण विश्लेषण करने के बाद में
वह एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो आगे चलकर सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित होते हैं। अगली विशेषता यदि हम देखें कि वह बताई है कि सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। वैज्ञानिक पद्धति की एक ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो पूर्व प्रचलित हमारे जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की यहाँ परीक्षा भी कर सकते हैं, उसकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। उनको हम आज देख सकते हैं कि जो सिद्धांत पूर्व समय में जो प्रचलित थे, आज वर्तमान में वह कितने कारगर साबित हो रहे हैं, आज वर्तमान में उनका कितना महत्व है। हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दुर्खिम का जो आत्महत्या का जो सिद्धांत जो दिया उन्होंने, वो आज भी, यानी जो दुर्खिम ने जो निष्कर्ष निकाले थे, वो आज भी सही साबित हो रहे या नहीं हो रहे, या कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था, वह आज भी समाज में प्रचलित है या नहीं है, या जिन कारणों को लेके वर्ग संघर्ष की जो कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी, वो आज भी हमको समाज में देखने को मिलती है या नहीं मिलती। यह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम तथ्यों को संकलित करके उनका वर्गीकरण विश्लेषण करने के बाद में उन सिद्धांतों की परीक्षा हम आज कर सकते हैं। एक इसकी और विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो सिद्धांत जो निर्मित होते हैं या जिन सिद्धांतों की स्थापना होती है, वो सार्वभौमिक होते हैं। यानी एक वैज्ञानिक जो अपने तथ्यों के संकलन के आधार पर जो निष्कर्ष निकालता है, जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, जिन सिद्धांतों की जो स्थापना करता है, वे सभी सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ सार्वभौमिक से तात्पर्य वो ये है कि एक सिद्धांत सभी जगह एक रूप में ही लागू होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत हमारे यहाँ वर्तमान में लागू हुआ और वह किसी दूसरी जगह वह हमको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो सिद्धांत होते हैं, वह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, सभी जगह एक समान कारगर रूप में साबित होते हैं। वह किसी के भी समय विशेष या स्थान विशेष के लिए लागू नहीं होते। अगली एक विशेषता इसमें कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, उन निष्कर्षों के माध्यम से एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जब वो तथ्य एकत्र करता है और उन तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है, तो उस निष्कर्ष के बाद में वह भविष्यवाणी करने की वो क्षमता भी रखता है। यानी वर्तमान तथ्यों के आधार पर वह कह सकता है कि अन्य परिस्थितियां यदि समान रहीं तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था कायम हो सकती है। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विशेषता इसकी जो है वो है वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यहाँ ये है कि अनुसंधानकर्ता जब तक वस्तुनिष्ठ रहकर, निष्पक्ष रहकर काम नहीं करेगा, जब तक हमारी वैज्ञानिक पद्धति का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वस्तुनिष्ठता एक वो चीज़ है, एक वह गुण है अनुसंधानकर्ता का जो एक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कारण साबित होता है। यदि अनुसंधानकर्ता या एक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ नहीं रहा और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उसने तथ्यों को एकत्र किया और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रह के तथ्यों को जो एकत्र किया, उनके आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। एक उदाहरण से हम यहाँ बता सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने समाज में एक अध्ययन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में विधवाओं की स्थिति क्या है। तो मैं जब अध्ययन करना चाहूँ, मैं विधवाओं से जब यहाँ तथ्यों को एकत्र करूँ, संकलित करूँ, तो मेरे को वही चीज़, वही तथ्यों को एकत्र करना है, वही तथ्यों को लेना है जो मेरे समाज में वास्तविक हैं। मुझे वहाँ तथ्यों को छिपाना नहीं है। और यदि मेरे दिमाग में ये बात आ गई
कि इससे मेरे समाज की बदनामी होगी, इन तथ्यों को मैं छुपाऊं, इनको मैं हटा दूं, तो वहाँ मैं क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं रहा। और जहाँ मैं वस्तुनिष्ठ नहीं रहूँगा तो फिर मेरी जो निष्कर्ष होगा वो अभी निष्कर्ष मेरा कैसा होगा, एक काल्पनिक होगा, या हम कह सकते हैं पक्षपाती होगा। और जहाँ पक्षपाती या काल्पनिक निष्कर्ष जो होगा वह हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अनुसंधान का जो परिणाम है वह जीरो ही साबित करेगा। तो वस्तुनिष्ठता एक ऐसा गुण है जो वैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण गुण, जिसके बिना यानी कोई भी अनुसंधानकार सही रूप में नहीं हो सकता। तो ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। इसके अगले भाग में हम इसे आगे बताएंगे कि एक वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक अनुसंधान में कहाँ तक प्रयोग करना संभव है। क्योंकि हमारे देखिए समाजशास्त्र में के अंतर्गत या सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत हमारे सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वह कुछ जटिल रूप की होती है, जटिल प्रकृति की होती है। वहीं प्राकृतिक विज्ञानों की हम विषय वस्तु को देखेंगे तो वहाँ जो विषय वस्तु है वह एकदम स्पष्ट है, वहाँ जटिलता का अभाव है, वहाँ गतिशीलता का अभाव है। यहीं हमारे सामाजिक विज्ञानों में हम विषय वस्तु को देखेंगे तो यहाँ गतिशीलता भी है, जटिलता भी है, परिवर्तनशीलता भी है। तो इस कारण जिस रूप में हम प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ सामाजिक विज्ञानों में इसका प्रयोग नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो इसका प्रयोग कहाँ तक संभव है हम आगे की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।